आज हम लोग कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत को देखते हैं, जो बीपीएससी में बार बार पूछा गया है मेंस में। इसलिए आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। इस सिद्धांत को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि वर्ग क्या है। तो वर्ग एक ऐसी सामाजिक समूह है जिसके प्रत्येक सदस्य की उस समाज में प्रतिष्ठा, भूमिका, सम्मान, उनकी आजीविका, उनकी व्यवसाय लगभग एक जैसे होते हैं। अगर सभी के लगभग एक जैसे प्रतिष्ठा, समाज में परिस्थिति, उनकी भूमिका, उनकी आजीविका और उनकी व्यवसाय लगभग एक समान होते हैं, तो उन सभी को हम लोग एक वर्ग बोल देते हैं, जैसे कि निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, हाई क्लास, मिडिल फैमिली। इस प्रकार हम एक उसे वर्ग का नाम दे देते हैं। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मार्क्स के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन उससे पहले मनुष्य एक वर्गीय प्राणी है। यानी मार्क्स ने वर्ग को ज़्यादा फोकस किया है। कार्ल मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन यानी मार्क्स के अनुसार समाज में जो परिवर्तन होते हैं उनका मूल कारण उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन है। मार्क्स कहते हैं कि समाज में उत्पादन प्रणाली ही ये डिसाइड करती है कि सामाजिक व्यवस्थाएं, सामाजिक प्रणाली कैसी होगी। ये समाज में उत्पादन प्रणाली ही डिसाइड करती है। मार्क्स कहते हैं कि हमारी आधारभूत संरचना, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, हमारे दर्शन यानी हमारी अधिसंरचना आर्थिक स्थिति को, आर्थिक राजनीतिक स्थिति को निर्माण करती है। यानी मार्क्स कहते हैं कि अगर हमारी आधारभूत संरचना यानी अगर हमारा पेट भरा होगा रोटी से, तभी हम कोई ज्ञान की बातें बोल सकते हैं, यानी दर्शन की बातें बोल सकते हैं। इसी प्रकार मार्क्स इसी आधार पर कहते हैं कि समाज में उत्पादन प्रणाली ही समाज की परिस्थिति को डिसाइड करता है कि समाज में प्रणाली कैसी विकसित होगी, सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी होगी। ये समाज की व्यवस्था को ये रेगुलेट करते हैं उत्पादन प्रणाली ही, और उत्पादन प्रणाली ही उत्पादन संबंध को बनाती है। मार्क्स ने उत्पादन प्रणाली को आर्थिक संरचना माना है। आर्थिक संरचना मतलब आधारभूत संरचना, रोटी, कपड़ा, मकान। मार्क्स ने उत्पादन प्रणाली को 3 सूत्रों में समझाया है। पहला है उत्पादन के साधन, इसमें कच्चे माल,
पूंजी और प्रौद्योगिकी आते हैं। दूसरा है उत्पादन शक्ति, जिसमें उत्पादन के साधन प्लस श्रम शक्ति। तीसरा है उत्पादन प्रणाली, इसमें उत्पादन की शक्ति प्लस उत्पादन संबंध आते हैं। मार्क्स कहते हैं कि अब तक के जितने भी ज्ञात समाज का इतिहास है, सभी का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यानी आज तक जितने भी समाज हुए हैं आदिम काल से, जैसे कि दास समाज, भूस्वामी, सामंतवादी, पूंजीवादी, इन सभी समाजों में दो वर्ग देखने को मिलते हैं। एक वर्ग होते हैं सर्वहारा यानी शोषित श्रमिक, दूसरा होता है पूंजीवादी बुजुर्गवा। यानी शोषक। सर्वहारा वर्ग और बुजुर्गवा वर्ग, इन दोनों में वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है। वर्ग संघर्ष को हम वर्ग वारफेयर, वर्ग कॉन्फ्लिक्ट, आदि नाम से भी जानते हैं। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष समाज की विरोधाभासी स्थिति है, चूंकि समाज में अलग अलग लोग रहते हैं, सभी में किसी न किसी रूप से अंतर पाया जाता है। यानी सभी अलग होते हैं, सभी के पसंद रुचि भिन्न भिन्न होती है, और इन्हीं कारण से समाज में वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। मार्क्स के अनुसार परिवर्तन की शुरुआत उत्पादन के साधन में परिवर्तन से होता है, और इस परिवर्तन में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस प्रकार प्रौद्योगिकी में वृद्धि से श्रम शक्ति में परिवर्तन दिखाई देता है। यानी अच्छा प्रौद्योगिकी लगने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा श्रम यानी श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, और फिर परिवर्तन होते हैं। श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि होती है, उनमें बौद्धिक विकास होता है, और इस प्रकार उत्पादन के साधन और श्रम शक्ति में भी परिवर्तन होते हैं। उत्पादन शक्ति में परिवर्तन हो जाती है, और इससे मालिक को सरप्लस प्रॉफिट होने लगता है, और मजदूर को कम से कम पैकेज मजदूरी पर काम करना पड़ता है। इस स्थिति में मजदूर यानी सर्वहारा के मन में एक मिथक चेतना उत्पन्न हो जाती है कि जितने भी उन्हें कीमत मिल रही है वो काफ़ी है उनके लिए, वो उन कीमत को
भगवान का आशीर्वाद मानते हैं और बुजुर्गा यानी पूंजीपति वर्ग को वो अपना भगवान मानते हैं कि कम से कम वो हमारे लिए इतना तो दे रहे हैं जिससे हमारा घर चल रहा है। पर वो ये नहीं जानते हैं कि वो जो एक्स्ट्रा ओवर टाइम काम करते हैं उनके मिलों में, उससे बुजुर्गा वर्ग को ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। उसका 1% भी श्रमिकों को, मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है। यही मिथक चेतना श्रमिकों की कार्यकुशलता, उनकी इनोवेशन शक्ति, कुछ सोचने समझने की शक्ति, कुछ नया करने की शक्ति, इन सभी को खत्म कर देती है। वे सोचते हैं कि हमें इसी तरह से ही काम करने चाहिए और इससे मालिक और मजदूरों के बीच उत्पादन संबंध में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि बुजुर्गा अधिक से अधिक उत्पादन करवाना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा सके। उसके लिए वे सरबराह की दशा के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं कि उनके उससे ओवर टाइम से उनके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उसे बस कम से कम मजदूरी देकर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हैं। मार्क्स के उत्पादन प्रणाली के आधार पर समाज के ऐतिहासिक विकास की निम्न अवस्थाओं का उल्लेख किया है मार्क्स ने। पहला है आदिम साम्यवाद। इसमें मार्क्स कहते हैं कि प्रारंभ में छोटे साम्यवादी समाज हुआ करता था। ये समाज वर्ग विहीन थी, इसमें वर्ग नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस समाज में पूंजी नहीं थी। लोग शिकार करते थे, कंदमुंद चुन के खाते थे, संपत्ति नहीं थी, वस्तुएं नहीं थी, ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं थी, वस्तुओं के मूल्य नहीं थे। इसीलिए आदिम समाज में वर्ग जैसी कोई चीज़ नहीं थी। इसलिए आदिम समाज में किसी प्रकार का शोषण नहीं था। दूसरी है प्राचीन समाज। इसमें कहते हैं कि मार्क्स कहते हैं इसमें कि इसमें धीरे धीरे पूंजी लोग जमा करके संपत्ति की अवधारणा का आरंभ हुआ। लोग अब कमाने लगे और दूसरे लोगों को दास यानी सेवक बना के अपनी सेवा में रखने लगे, और यहीं से दास प्रणाली का आरंभ माना जाता है। और यहीं से वर्ग का जन्म हो गया और यहीं से वर्ग विभेद का आरंभ होता है। नेक्स्ट है समाजवाद, सामंतवाद या सामंतवादी प्रथा। इसमें ये तीसरी अवस्था है। इसमें कहते हैं कि इस अवस्था में भूस्वामी का विकास हुआ, यानी राजा भूमि कुछ सामंतों
में विभाजित कर दिए थे और उस भूमि में काम करने वाले अर्ध किसान थे, उसे मार्क्स ने अर्ध किसान को सर्व्स कहा है। लास्ट अवस्था है पूंजीवादी समाज। औद्योगिक क्रांति के बाद पूंजीवादी व्यवस्था का आरंभ हुआ। इसमें जिसके पास पूंजी थी वे पूंजी लगाकर बड़े बड़े उद्योग कारखाने लगाए और जिनके पास पूंजी नहीं थी वे लोग श्रमिक यानी श्रम बेचकर अपना गुजारा करने लगे। और यहीं पे दो वर्ग उभर के आया, एक सर्वहारा श्रमिक और दूसरा बुजुर्गा यानी पूंजीपति शोषक। मार्क्स कहते हैं कि जैसे जैसे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन हुआ, जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं, वैसे वैसे समाज में परिवर्तन आया। परंतु जितने भी समाज हुए सभी में हमें दो। मार्क्स कहते हैं कि ये जो हमारी आधारभूत संरचना है, ये हमारी अधिसंरचना यानी हमारे दर्शन, विचार, हमारे व्यवस्थाएं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो और राजनीतिक हो, उनका निर्माण करेंगे। यानी हमारी आर्थिक आधारभूत संरचना हमारे अधिसंरचना का निर्माण करेगी। अधिसंरचना से हमारे अधिसंरचना निर्माण होगी, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं में परिवर्तन होगा, जिससे दो वर्ग का निर्माण होगा। एक होगा हैव्स, जिसके पास सारी चीज़ें होंगी, सुख सुविधाएं होगी, पूंजीवादी। एक होगा हैव नॉट यानी सर्वहारा वर्ग, जिनके पास कुछ नहीं है, वो मेहनत करते हैं, आजीविका कमाते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। उससे सर्वहारा में मिथक चेतना यानी वही सोचेंगे कि पूंजीपति उनके भगवान है, कम से कम वो उनके लिए उतना तो कर रहे हैं, उतना तो उन्हें पे कर रहे हैं कि उनका फैमिली चल रहा है। यही मिथक चेतना बाद में टूटेगा और फिर उनमें वर्गीय चेतना का विकास होगा। यानी अब वो सोचने लगेंगे कि नहीं, ये बुजुर्गा वर्ग हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, हमसे अतिरिक्त काम करवा रहे हैं और उनसे अधिक से अधिक लाभ सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गा वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग को मिल रहा है। उनका एक पैसा भी श्रमिकों को नहीं मिल रहा है। ये वर्गीय चेतना उत्पन्न होगी और फिर लोग स्वयं में संघर्ष, स्वयं में वर्ग यानी ये सोचेंगे कि हम भी उसी का एक हिस्सा है और हमें काम करना ही होगा, ये हमारी नियति है, हमारा भाग्य है। स्वयं में वर्ग से फिर वो उनमें स्वयं के लिए वर्ग का विकास होगा। अब वे अपने लिए नहीं, सभी के लिए लड़ना स्टार्ट करेंगे और उनमें वर्गीय ध्रुवीकरण अर्थात वे सभी वर्ग एकजुट होकर अब संघर्ष करेंगे पूंजीपतियों के खिलाफ और इन्हीं संघर्ष के फलस्वरूप समाज में रिवॉल्यूशन आएगा और समाज में समाजवाद की स्थापना होगी। समाजवाद की स्थापना होगी मतलब समाज में वर्गहीन संस्था स्थापना होगी, यानी समाज में और वर्ग
नहीं रहेंगे। मार्क्स कहते हैं कि इतना ही नहीं, इसके बाद धीरे धीरे और व्यवस्थाएं बदलेंगी और फिर समाजवाद के स्थान पर साम्यवाद आएगा, जिसमें राज्य का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। यानी साम्यवाद में राज्यहीन व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी और इसमें वर्गहीन और समाजहीन समाज की स्थापना होगी। आइए देखते हैं इनका निष्कर्ष देखते हैं वर्ग संघर्ष की। कहते हैं कि वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का एक इंजन है। ये बात सही है कि वर्ग संघर्ष से ही समाज में बदलाव आते हैं। जब हम किसी चीज़ के लिए संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ नया नहीं होगा। कुछ पुराने चीज़ों के खिलाफ अगर हम उठकर उसका विरोध करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, तभी कुछ नया होगा। अगर ये सोच लेंगे कि नहीं, ये हमारा भाग्य है और हमें इसमें बने रहना चाहिए, भगवान ने हमारी किस्मत में यही लिख के भेजा है, तो कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। कह रहे हैं कि जैसे दास प्रथा थी, उसके बाद सामंत प्रथा आई, सामंत समाज आया, उसके बाद पूंजीवादी और समाजवादी, ये सभी वर्ग संघर्ष के कारण ही संभव हुआ है। क्योंकि सारे जितने भी समाज हुए, सभी में वर्ग संघर्ष विद्वान थी और वर्ग संघर्ष के फलस्वरूप ही समय समय पर समाजों में ये हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। जितनी तेज़ी से वर्ग संघर्ष होता है, उतनी ज़्यादा सफलता मिलती है और उतनी इंटेंसिटी से, यानी उतनी तेज़ी से समाजवाद स्थापित होगा और फिर साम्यवाद। चलिए इनकी आलोचना देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना करते हैं महात्मा गांधी। वो कहते हैं कि समाज में सद्भावना पूर्ण समाज, महात्मा गांधी के अनुसार समाज को सद्भावनापूर्ण समाज मानते हैं। यानी उनका कहना है कि समाज में शांति, अहिंसा, ये सब होना चाहिए। ऐसी समाज वास्तव में है। यानी समाज में कह रहे हैं कि शांति भी ज़रूरी है, अहिंसा भी ज़रूरी है और उनके बिना समाज नहीं रह सकता। यानी एक अच्छा समाज नहीं कहलाएगा। और मार्क्स के संघर्ष की बात करते हैं। नेक्स्ट आलोचना है कि मार्क्स ने केवल दो वर्गों का जिक्र किया है, एक सर्वहारा और एक बुजुर्गा। मैक्स वेबर के अनुसार सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग का अस्तित्व था, जिन्हें मार्क्स ने अनदेखा किया था। नेक्स्ट आलोचना है, मार्क्स ने राष्ट्रवाद की अनदेखा किया, जिसमें पूंजीपति और श्रमिक ने मिलकर युद्ध लड़ा है। नेक्स्ट आलोचना है कि वो कहते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो जो मिडिल क्लास होते हैं, वो जो सर्वहारा वर्ग होते हैं, वही जीतेंगे। क्योंकि वो जो सर्वहारा वर्ग होते हैं, उनके पास पूंजी की कमी होती है, संसाधन की कमी होती है, तो अक्सर उन्हें दबा दिया जाता है। हमेशा विरोधाभासी विचार से समाज नहीं चलते हैं, क्योंकि समाज सहयोग और संघर्ष दोनों से मिलकर चलता है।